नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर देखे थे। इस वीडियो में उसका सेकंड आपका दूसरा चैप्टर है। ठीक है, पृथ्वी हमारा आवास, उसका सेकंड आपका जो लेसन है। ठीक है, पहला वीडियो में कुछ जो भी कमियां रही हों आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो लोग नहीं देखे देख लीजिएगा। और यह सभी एग्जाम के लिए, वनडे से लेकर सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी उसमें से कोर पॉइंट ले लिया गया है, पॉइंट वाइज सब कुछ यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, इससे बाहर आप लोगों को कोई भी छूटेगा नहीं उस चैप्टर से। ठीक है, उस चैप्टर से नहीं छूटेगा। ये पूरी सीरीज जब तक पूरा 12 तक खत्म नहीं होगा तब तक चलती रहेगी। डेली आपको मिलेगा। मैं कहा था दो, लेकिन दो नहीं, एक ही मिलेगा। कंटेंट आपको सही तरीके से मिलना चाहिए, ये उद्देश्य है अपना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला ए वाला क्वेश्चन आपका जो लेसन है, चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है आपका कि ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, इसमें समझेंगे कि ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है और देशांतर क्या, और उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं, जो उससे रिलेटेड थियरी है, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो क्लास 6 के नंबर 2 चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, अच्छा ग्लोब क्या, शुरुआत वाले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि ग्लोब क्या है। देखिए, ग्लोब वह आकृति है जो कि छोटी मतलब छोटी आकृति जो पृथ्वी के समरूप या स्वरूप को दर्शाती है। ठीक है, यह छोटे बड़े ग्लोब भी होते हैं, इसमें छोटे ग्लोब भी होते हैं। बड़े ग्लोब को दूर तक या तो ले जाने में सुगमता नहीं होती है, इसके लिए छोटे ग्लोब भी बनाए जाते हैं। अच्छा, यह ग्लोब होते क्या हैं मेनली रूप से, तो जो चीज पृथ्वी पर है उसी चीज को काल्पनिक रूप पर ग्लोब पर दर्शा दिया जाता है। ठीक है, वही हमारा पूरी तरीके से ग्लोब। और ग्लोब अभी मैं बता दिया कि पृथ्वी का एक छोटा रूप है। अच्छा, इसमें क्या है आपका, इसके बाद है अक्ष। अक्ष जानते हैं ग्लोब की झुकी हुई अवस्था है। ग्लोब आप लोगों को पता है कि पृथ्वी हल्का सी झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर यह पृथ्वी है, तो वही अक्ष है। और यह अक्ष जो है एक आलू या तो ले लिया जाए, आलू के बीचों बीच एक अगर सुई डाल दिया जाए पूरी बीचों बीच, तो वो समझ जाइएगा आप लोगों को कि यही आपका एक, ऐसे देखिए ये वाला एक अक्ष पूरा गया है, यहाँ पे रेखा गया है। ठीक है, पूरा यही है आप लोगों का। और यही झुकाव जो है यहाँ पे 23 डिग्री, 23.5 डिग्री है इसका। ठीक, अच्छा इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ग्लोब है मेनली रूप से आपका अक्षांश और देशांतर रेखाएं उस पर खींची गई। अब अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या है, इसके बाद भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ग्लोब पे देखिए ऊपर ही आपका उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे का आपका दक्षिणी ध्रुव होता है, दो चीज होता है। इसके बाद ग्लोब पर बीचों बीच एक रेखा, काल्पनिक रेखा ही, जब भी मैं रेखा की बात करूंगा काल्पनिक रेखा ही होगी। ठीक है, ग्लोब पर बीचों बीच एक रेखा खींची गई है और इसका नाम क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या तो 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा या तो 0 डिग्री अक्षांश, यह आपका बीचों बीच एकदम खींची गई है। ठीक, अच्छा यह दो भागों में बांटती है। अर्थ को या तो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और निचली भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, और इस पर जो ऐसे ही ऐसे रेखाएं खींची गई हैं आपके, इसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं आपका जो ऐसे आपका जो हॉरिजॉन्टल कहते हैं इसे। ठीक, वर्टिकल ऐसे खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटे हुए रेखाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अक्षांश रेखाएं। इसे यह भी कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। नॉर्मल तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इतना होता है। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए कि जो बीच से खींची गई दो भागों में बांट दे रही है, तो अब इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, कैसे है, तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में एक जगह है आपका चंद्रपुर नामक। ठीक, चंद्रपुर नामक, वो जो कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और ब्राजील का एक स्थान है बेलो होरिजेंटो, बेलो होरिजेंटो। ठीक है, यह 20 डिग्री साउथ में है। तो यहां पे मान लेते हैं यहाँ पे है 20 डिग्री साउथ में। ठीक, बेलो होरिजेंटो है। और यहाँ पे चंद्रपुर जो है 20 डिग्री नॉर्थ में, मान लेते हैं यहाँ पे 20 डिग्री तो समान है, लेकिन नॉर्थ और साउथ में है ना। इसीलिए जो यहाँ पर आपका जो अक्षांश रेखाओं का यही इंपॉर्टेंस है कि इसकी स्थिति को दर्शाता है कि कहाँ पे है, कोई भी स्थान कहाँ पे है। ठीक, इस चीज को यह यहाँ पे दिखाता है। अब आ जाते हैं कि जो यहाँ पे फैक्ट है, जो कि कोर पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछता है। जैसे यह पूरा ग्लोब है या तो पृथ्वी मानिए,
पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा को यहाँ पे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक, इतनी बात। और भी 3-4 लाइन है यहाँ पे मैं बता दिया, इसे विषुवत रेखा कहते हैं या तो 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये भी कहते हैं, ये जान लीजिए यहाँ पे अक्षांश। अच्छा, जो 0 डिग्री अक्षांश है उसके ऊपर वाले हिस्से यहाँ पे देखिए एक लिया है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ लिखा है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों का कि उसी को जस्ट ऊपर है आपका 66 डिग्री नॉर्थ में आपका, इसे कहते हैं उत्तरीय ध्रुव आपका वृत्त। उत्तरीय ध्रुव वृत्त, वृत्त क्यों कहते हैं? क्योंकि जानते हैं कि लगभग गोलाकार है, तो यहाँ पे अक्षांश जो है पूरी तरीके से घुमा हुआ है, और घुमा हुआ तो एक वृत्त का रूप यह ले रहा है, इसीलिए इसको हम लोग 0 डिग्री वृत्त कहते हैं, कर्क वृत्त भी कह सकते हैं। इसे रेखा, रेखा का मतलब काल्पनिक रेखा है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं। अच्छा, जो मैं ऊपरी बात कहा हूँ ये नॉर्थ में था, तो यहाँ पे कर्क रेखा हो रहा था, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव वृत्त था। इसी चीज को हम लोग दक्षिण में देखेंगे तो 23.5 डिग्री जो दक्षिण वाला है इसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री जो दक्षिण में मकर रेखा है। इसके बाद आपको 66.5 डिग्री जो है दक्षिण में का, इसे दक्षिणीय ध्रुव वृत्त कहते हैं। इतना है आप लोगों का। ठीक है, चलिए। अच्छा, यह जान लीजिए आप लोग कि जो सूर्य है हम वर्ष में एक बार जो है इस वाले क्षेत्र में जरूर चमकता है, एकदम सिर के ऊपर एकदम। ठीक है, 90 डिग्री कोण बनाता है वर्ष में एक बार जरूर। ठीक है, इस पर चाहे जहां पे आप हो, इसी कारण इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और इसी कारण इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, इस पूरे क्षेत्र को। यह कब आपका मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच की जो दूरी है, इन सब के जो क्षेत्र है इन सबको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्ण मतलब बहुत ज्यादा गर्म, इसी को कहते हैं। अच्छा, जैसे जैसे आपका जो अक्षांश बढ़ता जाएगा आप लोगों का जो गर्मी है थोड़ा सा कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है उसकी तिरछी किरणें ऊपर पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसे शीतोष्ण कहते हैं, मतलब कुछ शीत कुछ उष्ण, शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा शीत शीत भी बहुत ज्यादा नहीं और बहुत ज्यादा आपका उष्ण भी नहीं, तो मीडियम वाला जो एरिया है आपका ये देखिए। ठीक है, ये वाला एरिया मीडियम वाला है। दोनों स्थिति बता रहा हूं, वो आपका उत्तरी गोलार्ध की भी और दक्षिणी गोलार्ध की भी दोनों स्थिति बता रहा हूं कि जो ऊपर वाला है वो भी है और नीचे वाला ये भी है। देखिए, इतना आपका शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण दोनों दोनों कंडीशन यहाँ पे। उसके जैसे ऊपर जाएंगे तो पूरा आपका जो है शीत कटिबंध है, पूरी तरीके से जो बर्फीली एरिया है, बहुत ज्यादा ठंडा है। यहाँ पे नाम मात्र सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पे 6-6 महीने का दिन और रात भी होता है। कहाँ पे? उत्तरी शीत कटिबंध में और दक्षिणी शीत कटिबंध में, 2 जगहों पे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो इतने जो है यहाँ पे कोर पॉइंट ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ बता दिया। और यहाँ पे जो है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ, या उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, ये होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके बाद देशांतर क्या है। अभी हम लोग बताया है कि जो ऐसे आपका पट जो होती है, ठीक, पट पूर्व से पश्चिम या तो पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं खींची गई उसे अक्षांश कहते हैं। देशांतर क्या है? ऊपर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं हम लोग? देशांतर कहते हैं। ये देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। ठीक, इसमें एक प्रमुख देशांतर है जो कि ग्रीनविच से, कहां पे एक प्रमुख देशांतर है जिसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। ये कहां से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच। ग्रीनविच कहां है आपका? जो आपका देखिए इंग्लैंड में है, जो कि ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है वहीं पे। ठीक, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है कहां पे? आपका ब्रिटेन या तो इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसी के बाद देखिए, इसी को हम लोग क्या मानते हैं? मानक समय रेखा मानते हैं, मानक समय रेखा। क्योंकि कई देशों के जो लोग हैं मिलकर एक काम करने लगे, कहें कि देखिए ये टाइम का निर्धारण कैसे हो जब सभी यहाँ पे देशांतर समान है। देखिए, सभी देशांतर की लंबाई, रेखाओं की लंबाई समान होती है। जब समान होती है सभी देशांतर की, कहां से शुरू किया जाए, कहां से गणना करना शुरू किया जाए देशांतरों की? तो यह आप लोगों का पूरे देश का जो है संगठन, आपका पूरे देश के मिलकर सभी लोग, इसके बाद जो प्रमुख हैं वो लोग मिलकर अपना एक डिसाइड किए कि नहीं, देखिए जो यहाँ के ग्रीनविच से जो
देशांतर रेखा जाती है उसी को प्रमुख यमोत्तर मान लिया जाए। उसके जो पूर्व में होगा उसको पूर्व की ओर कर दिया जाएगा और जो पश्चिम की ओर वहीं से दोनों ओर से गणना किया जाएगा। तो ग्रीनविच से गणना करते करते जो 180 डिग्री पश्चिमी और 180 डिग्री पूर्वी दोनों जब मिलते हैं तो वो पाया जाता है कि एक ही वो है। यह जैसे देखिए अगर हम कहते हैं कि यहाँ से ऐसे इस साइड में तो एक ही बनेंगे, तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट यामोत्तर इज द सेम, दोनों एक ही यामोत्तर। हाँ ये भी क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, चलिए यहाँ से ये हो गया। आप लोग जानते हैं देशांतर जो है पूर्व से पश्चिम मिलाने वाली रेखाओं को काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है। बाकी यहाँ पे आते हैं। अच्छा पहले के समय में ये होता था कि सूर्य से परछाई के समय के अनुमान बता देते थे, सूर्य के परछाई देखकर कि अच्छा सूर्य यहाँ गए हैं, ठीक है लगभग इतने बज रहे हैं। ठीक, पहले कैसे होता था तो सूर्य को जैसे दोपहर की बात कर लेते छोटी परछाई बनती है, अभी भी देखेंगे तो दोपहर को खड़े हो जाएंगे तो एकदम बहुत जो परछाई होती है वो थोड़ा सा छोटा बनेगा एकदम से, ठीक है नाम मात्र। इसके बाद सूर्यास्त के समय देखेंगे तो बहुत लंबी परछाई एकदम दूर तक बननी शुरू हो जाती है सूर्यास्त के समय। ठीक, अच्छा इसके बाद यह क्यों होता आपका संभव था, इसी कारण था कि सूर्य कहीं, क्योंकि सूर्य डेली आपके बेसिस पे सूर्यास्त और सूर्योदय होता ही है। ठीक है, तो बाकी इसी के हिसाब से भी अनुमान लगाया जाता था, अभी कुछ लगाया जाता है। अब देखते हैं आगे। अब इसकी डिसाइडेशन मतलब डिवीजन होने के बाद से कैसे कैसे क्या क्या है। अब जैसे यहाँ पे अंश की बात कर दिया जाए, अंश की, तो एक घंटा में कितने 15 अंश होते हैं। ठीक है, कैसे अगर हम कह देते हैं कि पूरी तरीके से ये देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, अक्षांश को भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए आप लोगों को दो चीज को आवश्यकता होना बहुत जरूरी है, एक देशांतर और एक अक्षांश, वो पूरी तरीके से होना चाहिए। अच्छा आप देख लीजिए यहाँ पे एक और चीज है कि जो यहाँ पे भारत के लिए पूरे तरीके से था, किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, क्या क्या, आपका एक अक्षांश और एक देशांतर। ठीक है, अभी भी बताया कि ग्रीनविच जो है मेन है, तो उसको जो पूर्व में होगा वहीं से शुरू हो जाएगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जैसे भी आगे बढ़ता जाएगा। तो जो डिग्री होगा उसे हम लोग मापेंगे कैसे, तो उसके मापने के लिए हम लोग एक डिसाइड किया जाता है मापक। 1 घंटा ये 15 डिग्री जो हो अगर बराबर चलेंगे तो मान जाया जाएगा कि 1 घंटा समय वहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग समय को डिसाइड करने के लिए फिर अलग अलग जगह पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी। इसकी वजह से एक डिवाइडेशन हुआ कि देखिए आप अगर 15 डिग्री ग्रीनविच से उत्तर में जाएंगे तो आपका समय जो है 1 घंटा बढ़ेगा। ठीक है, और 15 डिग्री ग्रीनविच से पश्चिम में जाएंगे तो आपका समय 1 घंटा माइनस होगा। जैसे अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो अगर आप 15 डिग्री अगर आप पूर्व में जाते हैं तो आपके 1 बजेगा आपके यहाँ, अगर 15 डिग्री पश्चिम में जाते हैं तो आपके यहाँ 11 AM रहेगा। ठीक है, और अगर आगे जाते हैं 1 PM रहता है। ठीक है, ऐसे होगा। तो अब यह कैसे डिवाइडेशन गया कि 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 1 मिनट में 15/60, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट जनरली गुणा भाग है कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15/60 हो गया, इसे काटूंगा तो 1/4 हो गया 1 मिनट में। हम कहते हैं 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को कि 4 मिनट में 1 डिग्री, कितना 4 मिनट में 1 डिग्री, अगर आगे जाते हैं तो 4 मिनट का अंतर पड़ जाता है। यही कारण है कि भारत में जो असम के डिब्रूगढ़ और गुजरात के द्वारका के बीच में 1 घंटा 45 मिनट का पूरा जो अंतर है, ठीक है, यह अंतर का ये मतलब नहीं है कि उसका समय ज्यादा है, अंतर का यही मतलब है कि यहाँ का जो सूर्योदय होता है उसके यहाँ से लगभग 1 घंटा 45 मिनट पहले होता है असम में, और यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट बाद होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया था, लेकिन जो परीक्षा का ट्रेंड है जहां से पूछता है वो पूछता है आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से और अरुणाचल प्रदेश के गौरमोता का समय का डिफरेंस कितना है, तो 2 घंटे का डिफरेंस है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो अरुणाचल प्रदेश हम लोगों का सबसे पूर्वोत्तर है और सबसे पूर्व का
स्थान है, और सबसे पश्चिम का स्थान है गौरमोता है भारत का, काफी मतलब गुजरात का, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से हो गया। भारत का भी एक यामोत्तर, प्रमुख यामोत्तर है जो आपका 82.5 डिग्री ईस्ट में है, पूर्व में है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और यह 5.5 घंटा आगे है, कहाँ से, ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे। बाकी अलग अलग देशों में अलग अलग होते रहते हैं, मतलब अलग अलग देशों में ज्यादा ज्यादा आपके यामोत्तर हैं।